नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। किसकी बनेगी सरकार? जी हां, आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज 4 राज्यों के नतीजे आने हैं। कुछ ही देर में पहला रुझान आने वाला है और ऐसे में आपको बता दें कि अब कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पहला रुझान भी कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि एग्जिट पोल में क्या नतीजे निकल के सामने आए थे और क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। रुझान आने अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे और अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पे आज रिजल्ट आने हैं। 4 राज्य ऐसे जहां के रिजल्ट आने हैं। अब आपको दिखाते हैं कि एग्जिट पोल में क्या कुछ निकल के सामने आया। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करेंगे तो छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे आ जाएंगे जिसके लिए मतगणना शुरू हो चुकी है और ये एग्जिट पोल है। देखिए, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में आज तक के अनुसार 40 से 50 सीटें मिल रही है और बीजेपी को 36 से 46 सीटें जो है वो प्राप्त हो रही है। अदर्स को 4 जा रही है, जेसीसी को 1 सीटें जो है वो मिल रही है। एबीपी की बात कर लेते हैं। एबीपी के अनुसार 41 से 53 सीटें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बना रही है, कांग्रेस के खेमे में आ रही है। बीजेपी को 36 से 48 सीटें मिल रही है, जेसीसी को 1 सीटें मिल रही है और इसके साथ अदर्स में 1 से 2 सीटें जा रही है। न्यूज 24 के हिसाब से 57 सीटें कांग्रेस को मिल रही है, 33 बीजेपी को। बात की जाए जेसीसी को तो 0, उनके खाता भी खुल रहा है। अदर्स में भी सेम यही हाल नजर आ रहा है। इंडिया टीवी में 46 से 56 सीटें मिल रही है कांग्रेस को, 30 से 40 सीटें बीजेपी के खेमे में जाती हुई नजर आ रही है और 1 से 2 सीट जेसीसी के खेमे में जा रही है। अदर्स की बात की जाए तो 1 से 3 सीट अदर्स को मिल रही है। जन की बात की जाए तो 42 से 53। इस बीच आपको अहम जानकारी पहुंचा दे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी, 4 राज्यों में मतगणना शुरू हो चुकी है। जी हां, 8 बजे का वक्त दिया गया था। मतगणना शुरू हो चुकी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। एमपी छत्तीसगढ़ में मतगणना शुरू हो चुकी है। तेलंगाना राजस्थान में भी मतगणना शुरू हो चुकी है। चूंकि आज 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आने और ऐसे में एमपी में 230 सीटों पर हुए हैं मतदान। बता दें छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर वोट डाले गए हैं और मतगणना शुरू हो चुकी है। राजस्थान में 199 सीटों पर वोटिंग हुई है जिसका रिजल्ट आ जाना है। तेलंगाना में 119 सीटों पर हुआ है मतदान और ऐसे में आपको बता दें कि मतगणना शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में रुझान आना शुरू हो जाएंगे। तो 4 राज्यों में मतगणना शुरू हो चुकी है, 4 राज्यों की। और मिजोरम की मतगणना जो है वो सोमवार को होनी है। तेलंगाना राजस्थान में मतगणना शुरू हो चुकी है। बात एमपी की जाए तो एमपी में 230 सीटों पर मतदान हुए हैं। बता दें छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर डाले गए हैं वोट। राजस्थान में 199 सीट पर वोटिंग हुई है। तो ये आंकड़े अब से कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे कि किसके खेमे में कितने सीट जा रही है, किसका खाता खुल रहा है। और ये 4 राज्यों में मतगणना होनी शुरू हो चुकी है। एमपी छत्तीसगढ़ में मतगणना शुरू हो चुकी है, राजस्थान में भी शुरू हो चुकी है और तेलंगाना में भी स्टार्ट कर दी गई है। बता दें इसी के साथ 4 राज्यों में वोटों की गिनती हो रही है और अब से कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। इन 4 राज्यों में मुकाबला जो है वो काफी टक्कर का माना जा रहा है। एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जीत हासिल कर रही है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ की बात हो गई। अब नजर डालेंगे मध्य प्रदेश पे और मध्य प्रदेश के ये एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पर। आज तक के अनुसार 140 से 162 सीटें बीजेपी के खेमे में जा रही है और 68 से 90 सीटें कांग्रेस के खेमे में जा रही है। अदर्स को 3 सीटें मिल रही है। न्यूज 24 की बात कर लीजिए, 151 सीटें बीजेपी को मिल रही है और 74 सीट कांग्रेस को प्राप्त हो रही है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा है एमपी और 5 जो है वो अदर्स को मिल रही है। जन की बात कर ली जाए तो 100 से 123 सीटें बीजेपी के खेमे में जा रही है। कांग्रेस के 102 से 125 सीटें मिल रही है और 5 अदर्स में जा रही है। इंडिया टीवी के अनुसार बीजेपी 140 से 159 पर अपना खाता खोलेगी। कांग्रेस 70 से 89 तक ले जाएगी। और अब राजस्थान पे आ जाते हैं। 80 से 100 सीटें बीजेपी को मिल रही है आज तक के अनुसार और 86 से 106 सीटें जो है वो कांग्रेस अपने नाम कर रही है। 8 से 16 सीटें अदर्स को मिल रही है। जन की बात कर लेते हैं। 100 से 122 सीटें बीजेपी को दी गई है और 62 से 85 सीटें कांग्रेस के खेमे में गई है। 14 से 15 सीटें अदर्स को मिली है। न्यूज 24 में 101 सीटें बीजेपी को दी गई है और 89 सीटें कांग्रेस के नाम हो रही है।
9 अदर्स को प्राप्त हो रही है। टाइम्स नाउ की बात कर लेते हैं, 108 से 128 सीटें बीजेपी को मिल रही है और कांग्रेस के खेमे में 56 से 92 सीटें जा रही हैं, अदर्स को 13 से 21 सीटें मिल रही हैं। इंडिया टीवी पर नजर डाल लेते हैं, बता दें इंडिया टीवी के अनुसार जो है 80 से 90 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। चलिए तेलंगाना का रुख करते हैं और तेलंगाना में 63 से 73 सीटें कांग्रेस को मिल रही है, 4 से 8 सीट बीजेपी के खेमे में जा रही है। बीआरएस को 34 से 44 सीटें मिल रही है। न्यूज 24 के अनुसार 71 सीट कांग्रेस के खेमे में जा रही है, बीजेपी के हाथ 7 सीटें लग रही है और बीआरएस को 33 सीटें मिल रही है। जन की बात के अनुसार 48 से 64 सीटें कांग्रेस को मिल रही है और 7 से 13 सीटें बीजेपी के खेमे में जा रही है, 40 से 55 बीआरएस को प्राप्त हो रही है। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ का समीकरण आखिर क्या बन रहा है और किस लहजे से ये चुनाव अहम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ का चुनावी रण अब किस किस की साख जो है वो दाव पे लगी हुई है। कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दाव पे लगी हुई है। इसमें पहला नाम भूपेश बघेल जो कि सीएम है मौजूदा समय में, उनका आता है। फिर टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम का आता है। ताम्रध्वज साहू का आता है जो कि मंत्री है और दीपक बैज कांग्रेस ने जिनकी कमान दे रखी है प्रदेश में, उनके हाथ में दीपक बैज को हाल ही में चुनावी कमान दी गई है। और ऐसे में ये चारों ऐसे जनप्रतिनिधि है जिनकी साख जो है वो दाव पे लगी हुई है इस चुनाव में। तो छत्तीसगढ़ का चुनावी रण काफी अहम हो जाता है और किसके सर पे ताज सजेगा ये अब से कुछ ही देर में सामने आने शुरू हो जाएंगे। भूपेश बघेल, डीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, दीपक बैज, ये चारों नाम है। और बता दें कि सीतापुर से अमरजीत भगत सिंह खड़े हैं, इनकी भी साख दाव पे है। इसी के साथ सक्ती से चरणदास महंत भी खड़े हैं और विष्णु कुमार भी आरंग से खड़े हैं। डोटी लोहार से अनिला भेड़िया खड़ी है। ये भी वो दिग्गज है जिनकी साख दाव पे लगी हुई है। तो ये वो नाम है जो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। शैलेश नितिन त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे बलौदाबाजार से। शैलेश नितिन त्रिवेदी ये बलौदाबाजार से इनकी साख दाव पे लगी हुई है और मोहन मरकाम भी कोंडागांव से चुनावी मैदान में खड़े थे। बता दें बीजापुर से भी अहम प्रतिनिधि खड़े थे। विक्रम मंडावी और गिरीश दिवांगन राजनांदगांव से खड़े थे। मोहम्मद अकबर कवर्धा से खड़े हैं, इनकी भी साख दाव पे लगी हुई है। कोंटा की बात की जाए तो कवासी लखमा और कोरबा की बात की जाए तो जय सिंह की साख जो है वो दाव पे लगी हुई है। तो देखिए साजा से रविंद्र चौबे हैं, नवागढ़ से गुरु रुद्र है और ये तमाम दिग्गज है जिनकी फहरिस्त हम आपको दिखा रहे हैं। केशकाल से भी यहाँ पे संत राम नेताम है। धरसीवा की बात की जाए तो छाया वर्मा, इनकी साख दाव पे लगी हुई है। तो ये कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता थे। अब चलिए रुक करते हैं बीजेपी के दिग्गज नेताओं जिनके छत्तीसगढ़ में साख जो है वो दाव पे लगी हुई है। रमन सिंह का नाम सबसे पहले आता है जो कि राजनांदगांव से खड़े हुए हैं। लोटमी से अरुण साव और इसके साथ आपको बता दें कि जांजगीर चांपा से नारायण चंदेल खड़े हुए हैं। रामपुर दक्षिण से ब्रिजमोहन अग्रवाल का नाम निकल के सामने आ रहा है। और अगर बिल्हा की बात की जाए तो बिल्हा से भी देखिए कई ऐसे दिग्गज हैं जो लगातार हम देख रहे हैं चुनावी उपकार भर रहे थे। और ये बीजेपी के वो नेता है जिनकी साख दाव पे लगी हुई है। रेणुका सिंह का नाम भी है, अजय चंद्राकर का नाम है और विजय बघेल जो कि बघेल के भतीजे कहे जाते हैं, ये पाटन से खड़े हैं और सीधा मुकाबला जो है वो पाटन में देखने को मिल रहा है।
तो राजेश मुर्नत रायपुर पश्चिम से खड़े हैं, भाटापार से भी यहाँ पे शिव रतन शर्मा खड़े हैं और ये तमाम दिग्गज है बीजेपी के, जिनकी ताक जो है इस बार, जिनकी दांव पे लगी है साख। तो बिलासपुर से अमर का नाम निकल के सामने आ रहा है, जिनकी दांव पर साख लगी हुई है, और लखतपुर से धर्मजीत सिंह का नाम निकल के सामने आ रहा है। ये तमाम वो दिग्गज है जिनकी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है, और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण इस बार का चुनाव हो जाता है, क्योंकि बीजेपी पूरी जोर कोशिश कर रही थी। और अब देखिए ये जो तमाम दिग्गज है इनकी साख दांव पे लगी हुई है। अब से कुछ ही देर में रुझान आना शुरू हो जाएंगे, वो भी लगातार हम आपको दिखाएंगे। और काउंटिंग शुरू हो चुकी है, 8 बजे का वक्त था, और अब से कुछ ही देर में चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे रुझान आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। राजस्थान के एग्जिट पोल की बात की जाए तो 199 सीट पे रिपब्लिक टीवी 123 बीजेपी को दे रहा है, 70 यहाँ पे कांग्रेस को दिया जा रहा है। एबीपी की बात की जाए 104 बीजेपी को, 81 जो है वो कांग्रेस को दिया जा रहा है। इंडिया टुडे 85 बीजेपी को दे रही है और 99 कांग्रेस को दे रही है। न्यूज 24 89 बीजेपी के खेमे में जा रही है और 101 कांग्रेस के खेमे में जा रही है। एबीपी की बात कर लीजिए 104 बीजेपी को, कांग्रेस को 81। ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी रुझान आना बाकी है। तो बीजेपी 118 टाइम्स नाउ के अनुसार लेके जा रही है, और बात अगर न्यूज 24 की जाए तो 89 यहाँ पे बीजेपी के हिस्से में जा रहा है। टीवी 9 बीजेपी को 8 सीटें दे रही है तेलंगाना के एग्जिट पोल के अनुसार, और रिपब्लिक के टीवी 6 सीटें जो है वो बीजेपी के खेमे में डाल रही है। 57 कांग्रेस के खेमे में जा रहा है, और इसी के साथ टाइम्स नाउ 7 सीटें बीजेपी की दे रही है और 65 कांग्रेस को। टीवी 9 की बात की जाए 8 सीटें बीजेपी खेमे में जा रही है, और न्यूज 24 7 सीटें जो है वो बीजेपी को दे रही है, और कांग्रेस को 71 सीटें यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ये तो वो आंकड़े हैं जो एग्जिट पोल में निकल के सामने आया है। हालांकि रुझान अभी असल तौर पे आना बाकी है। आज काउंटिंग का दिन है, मतगणना हो रही है, आज गिनती हो रही है, और ऐसे में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, सबकी निगाहें आज के दिन पे ही टिकी हुई थी। और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी खेमे में 100 सीटें जा रही है, कांग्रेस के खेमे में 125 से एबीपी के अनुसार ये आंकड़ा निकल के सामने आया। टाइम्स नाउ की बात करें 111 बीजेपी के दे रही है, 117 कांग्रेस को, और टीवी 9 111 बीजेपी को दे रही है और 116 कांग्रेस को दे रही है। तो अलग अलग चैनल्स के अलग अलग आंकड़े हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश का ये एग्जिट पोल है जो आपको बता रहे हैं। रिपब्लिक के अनुसार 124 बीजेपी को दी जा रही है, 102 कांग्रेस को। इंडिया टुडे के अनुसार 150 बीजेपी के खेमे जा रही है, 80 कांग्रेस के खेमे जा रही है। न्यूज 24 के अनुसार 151 बीजेपी खेमे में जा रही है और 74 कांग्रेस के खेमे जा रही है। अदर्स को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश का ये एग्जिट पोल है, तमाम चैनल्स के अनुसार आपको पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए हैं तो छत्तीसगढ़ में 42 सीटें बीजेपी को मिल रही है और 47 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। टाइम्स नाउ के अनुसार 52 सीटें बीजेपी को दी जा रही है, 36 सीटें कांग्रेस को दी जा रही है, और टीवी 9 के अनुसार 40 सीटें बीजेपी को दी जा रही है और 45 सीटें कांग्रेस को, अदर्स को 3 सीटें दी जा रही है। रिपब्लिक की बात कर ली जाए तो 38 सीटें बीजेपी को दी जा रही है, और ऐसे में इस बार का जो चुनाव था वो काफी महत्वपूर्ण था। हर तरफ से यहाँ पे साधने की कोशिश की गई थी। छत्तीसगढ़ में हर वक्त माहौल गर्म रहता था, क्योंकि बीजेपी एक के बाद एक बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार रही थी, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री हो अमित शाह हो, या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो। और ऐसे में इस बार सुबह सवेरे से हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ रुझान अब से कुछ ही देर में आने शुरू होंगे। एमपी छत्तीसगढ़ में मतगणना शुरू हो चुकी है, तेलंगाना राजस्थान में भी काउंटिंग जारी है।
तो राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में देखिए इस बार जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है एग्जिट पोल के अनुसार राजस्थान में इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में इस बार बनी तो पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा और एक बार फिर से कहा यह जा रहा है कि अशोक गहलोत पर दांव जो है वो खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार भले से ही कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जो उनका पहले का आंकड़ा है, पहले की सीटें, उसके अनुसार इस बार कांग्रेस को कम सीटें मिल रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, तेलंगाना में वोटों की गिनती शुरू हो गई है, लेकिन उसको लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। क्या कुछ कहना है बीजेपी के नेताओं का, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारे सर्वे बोल रहे हैं कि राजस्थान में भाजपा की सरकार कौन क्या बोल रहा है वैसे सब पता लग जाएगा। लेकिन आज मैंने दिल्ली में भी कहा कि बहुत मजबूत भाजपा की सरकार राजस्थान में बने, कोई किंतु परंतु नहीं है। मैंने आपको पहले दिन से ही कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य मध्य प्रदेश में हुए, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य मध्य प्रदेश में हुए, हमें 3 साल भी नहीं हुए, हमें केवल 15 महीने या 1.5 साल। मुझे पूर्ण विश्वास है जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और संपूर्ण बहुमत के साथ जनता के आशीर्वाद के आधार पर हमारी सुशासन, जनसेवा और जनकल्याण की सरकार कार्यों के आधार पर जनता का आशीर्वाद हमारे सबके साथ रहेगा और पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र सबसे महत्वपूर्ण, किसानों के लिए जो हमने बात की, किसानों के हित में जो बात की, महिलाओं के लिए जो कहा, और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्ग को जोड़ा है, उसका भी असर दिखेगा। और भूपेश के 5 साल की असफलता और भूपेश ने 5 साल में छत्तीसगढ़ के शोषण किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, ये सारे मुद्दे इस चुनाव में दिखेंगे। राजनांदगांव बहुत अच्छा रहेगा। पिछले 3 चुनाव से बेहतर रिजल्ट इस बार राजनांदगांव में मतदाता का आशीर्वाद मिलने वाला है। मैं अच्छा देखता हूं, ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व में जनता ने इस बार भागीदारी भी बहुत बढ़ चढ़ के ली। माता बहनों ने भागीदारी बहुत बढ़ के ली, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। और हम मानते हैं कि मतदान ज्यादा हुआ है, और अकेले हम नहीं मानते, अब तो एग्जिट पोल मानता है, आप मानते हो, मीडिया जगत मानता है, जनता भी मानती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। चंद घंटों की बात है और प्रचंड बहुमत से जीत अर्जित होगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 150 के पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी। पूरे तरह आश्वस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आशीर्वाद देते हैं, इसलिए आशीर्वाद की बौछार होगी, चौतरफा कमल खिलेंगे। मोदी जी के प्रति जो अगाध श्रद्धा मध्य प्रदेश की और भरोसा मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का है, और मोदी जी के मन में जो मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट है और शिवराज जी का परिश्रम और शिवराज जी का परिश्रम की पराकाष्ठा जिस तरह का शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है और लाडली बहना ने जो चमत्कार दिखाया है, कमल ही कमल खिलता नजर आएगा। तो देखिए राजस्थान का एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं, राजस्थान में इस बार काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस के खेमे में 86 से 106 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के खेमे में 80 से 100 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना की बात की जाए तो इस बार काफी रोचक मुकाबला नजर आ रहा है और कांग्रेस के खेमे में ज्यादा सीटें जा रही है। मध्य प्रदेश में नजर डाल ली जाए, रिपब्लिक टीवी जो है बीजेपी को 124 सीटें दे रही है और छत्तीसगढ़ में भी आंकड़े जो निकल के सामने आ रहे हैं वो खास चौंकाने वाले हैं। 38 सीटें रिपब्लिक टीवी बीजेपी को दे रही है और इसी के साथ कांग्रेस के खेमे में जो है वो 47 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है एग्जिट पोल के अनुसार, लेकिन अभी तक रुझान नहीं आए हैं और आज ये क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन एक बार फिर से कुर्सी पे काबिज होता है। तो छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी कि छत्तीसगढ़ को साधा जाए, एक के बाद एक कई दिग्गज नेता है जिनको चुनावी मैदान में उतारा गया था, कोशिश यही की जा रही थी
कि इस बार कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में बीजेपी यहाँ पे दम भरती हुई नजर आ रही थी। तेलंगाना में बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पे सिर्फ अपना खाता जो है वो 6 से 10 में समेट के रख देगी, 6 से 10 सीटें उनके हाथ में जाएगी। ये एग्जिट पोल के अनुसार ये आंकड़े जो निकल के सामने आए हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बात एबीपी की जाए तो छत्तीसगढ़ में एबीपी 42 सीटें बीजेपी को दे रही है और 47 सीटें जो है वो कांग्रेस के खेमे में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया टुडे के अनुसार 35 सीटें बीजेपी को मिलेगी और 40 से 45 सीटें जो है वो कांग्रेस के खेमे में जाएगी। और बात यहाँ पे न्यूज 24 के अनुसार की जाए तो बीजेपी को 33 सीटें मिलेगी, 57 सीटें कांग्रेस के खेमे में जाती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम वो आंकड़े हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल के ये आंकड़े हैं, हालांकि जो असल आंकड़े हैं वो आ जाएंगे और अब से कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो बीजेपी जो है इस बार छत्तीसगढ़ में पूरी कोशिश कर रही थी कि चुनावी हुंकार उनकी तरफ से काफी पहले से भरी जा रही थी। कई दिग्गज है, कई ऐसे सांसद है जिनको विधायकी का चुनाव लड़ा जा रहा था और ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। शुरू से ही वो प्री प्लान होके चलती है और अपने एक जो वो बड़े चेहरे उनको चुनावी मैदान में उतारती है और इसीलिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को चुनावी मैदान में उतारा गया था और एक के बाद एक अमित शाह बैठक भी कर रहे थे छत्तीसगढ़ में। लगातार रणनीति भी वहां पे दिग्गज नेताओं के साथ बनाई जा रही थी। वो जो नक्सल क्षेत्र है, जो नक्सली इलाके हैं, उनको साधने का प्रयास सबसे ज्यादा जो है वो बीजेपी की ओर से किया जा रहा था। बस्तर के जो तमाम क्षेत्र है, राजनांदगांव, वहां पे भी हुक्कार लगातार भरा जा रहा था। तो कई ऐसे नाम हैं जो कि निकल के सामने आ रहे थे। अगर बात छत्तीसगढ़ में की जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है काफी महीने पहले से एक्टिव हो गई थी और अब जब देखिए रुझान आने शुरू हो जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो रिपब्लिक के अनुसार 38 सीटें बीजेपी को जाती है, कांग्रेस को 48 सीटें जाती है, अदर्स के खेमे में 2 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया टुडे के अनुसार छत्तीसगढ़ में बीजेपी को काफी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और न्यूज 24 के अनुसार 33 सीटें बीजेपी को जाएगी, 57 सीटें कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है। तो अब से कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे, आज नतीजे आ जाएंगे और आज फाइनल हो जाएगा कि कौन कुर्सी पे काबिज होने वाला है। हालांकि तमाम पार्टियां अपना अपना दम भर रही है, जीत के दावे किए जा रहे हैं और ऐसे में 4 राज्यों के नतीजे आ जाने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वो 4 राज्य है जहां पे बीजेपी पूरी एक्टिव नजर आ रही थी, कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही थी। तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में उतार के लगातार हुंकार भर रही थी। तो 4 ऐसे राज्य हैं जहां पे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि 3 जो राज्य वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहां पे बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, खासकर वो राज्य जहां पे कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस को पीछे करने के लिए बीजेपी लगातार नई नई रणनीति बनाती हुई नजर आ रही थी। तो चलिए, हमारे साथ तो कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेश शर्मा प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है सर आपका। प्रदीप भटनागर नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिल्पी चौधरी नेता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों को। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये जो 4 राज्यों के नतीजे आज आने वाले हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या बीजेपी इन 4 राज्यों में आपके मुताबिक सरकार बनाने वाली है? देखिए, मैं पहले तो आपके दर्शकों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं और सबको शुभ प्रभात। तो देखिए, मैं सबसे बड़ी चीज ये कि सब पार्टियों ने और पार्टी के जितने भी स्टूडेंट थे उनने जनता के बीच में जाके अपना एग्जाम दिया है, परीक्षा दी है। उस परीक्षा का परिणाम आना शुरू हो गया है और परीक्षा का परिणाम जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना पाएगा। और ये आज का रिजल्ट बताएगा कि आपने प्रदेश में और उस प्रदेश वासियों के लिए आपने क्या काम किया, उस जनता के प्रति आपका कितना झुकाव रहा विकास को लेके। ये आज ये रिजल्ट बता रहा है और दिख भी रहा है। हम बहुत एग्जिट पोल पे भरोसा करते हैं सर आप?
देखिए एग्जिट पोल पे भरोसा तो करना पड़ेगा। ये करना नतीजा पड़ेगा। देखा तो जो है। कांग्रेस का हाल आपको छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, क्या लगता है? देखिए छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ हमें बिल्कुल 3 राज्य हमारे पास पूर्ण रूप से आएंगे। कौन से 3 राज्य है वो सर? छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये बिल्कुल इन राज्यों में बड़े हम स्वस्थ हैं और अगर प्रभु कृपा है आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अभी शिल्पी रुझान जी, आने के शुरू हुए हैं, वो रुझान बड़े बहुत शुभ है और वो रुझान कहीं दिखते हैं कि आगे लेके जाएंगे। शिल्पी जी आश्वस्त है यहाँ पे प्रदीप जी कि 3 के 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे उनकी सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी नजर आ रही है आपको? समाजवादी पार्टी ने केवल मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा था, तो हम वहां पर अच्छे परिणामों के उम्मीद करते हैं। पहले भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा मध्य प्रदेश की विधानसभा में, और बाकी सबको अपने तरीके से ये क्लेम करने का पूरा अधिकार है कि हम आज सरकार हम जीतने जा रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। राज्य मुस्कुरा रहे हैं। राज्य क्या लगता है कि चारों राज्यों में, आप तो लगातार यही दम भरा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि चारों राज्यों में सरकार बनेगी? मैं चारों राज्य नहीं, 5वां म्यूजियम की गिनती होगी, उस पर भी हमारी सरकार बनेगी। अभी भटनागर भाई कह रहे थे कि स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया और वो कैसा एग्जाम दिया उसका आज पता चलेगा, लेकिन जनता ने ये भी देख लिया कि जिस स्टूडेंट को परीक्षा देनी थी उसने वहां परीक्षा नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी के जो मैनेज करने आए थे, वो जो परीक्षा देने आए थे, वो दिल्ली से आए थे, तो सबको पता है कि लोकल तो कोई स्टूडेंट परीक्षा दे नहीं रहा था, तो वोटर्स ने भी ऐसी करा। तो निश्चित रूप से मानिएगा, अभी कहते हैं ना, अभी हाथ कंगन को आसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी सब हो जाएगा सामने। और जब म्यूजियम की गिनती होगी उस पर भी सरकार हम बनाएंगे। आप निश्चिंत समय तारीख सनद रहे इस बात का, क्योंकि पब्लिक बहुत तंग है भारतीय जनता पार्टी से, त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि बड़े प्यार से चुना था इन लोगों को, इसमें दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी को 2014 के बाद से बहुत प्यार दिया जनता ने, लेकिन बस क्या हुआ, ये उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी हो या शिवराज सिंह चौहान साहब हो, ये ऐसे बेकार के नेता साबित हो जाएंगे जो देश को थोड़ा पीछे ले जाएंगे दिखने। इन लोगों ने क्या आप करा, कह रहे हैं कि पब्लिक तंग हो चुकी है, लेकिन भटनागर जी कह रहे हैं कि सरकार तो उनकी ही बनेगी। अब देखिए मैं बताऊं, जैसे मैं कहता हूं, मैं खुले तौर पे मैं ब्लंटली कहने वाला इंसान हूं, हम लोग चांदी पे सोने की पॉलिश करके नहीं बेचते। चांदी को चांदी की तरह दिखाते, सोने को सोने की तरह, और अगर 100 लीटर हीरा है तो उसे 100 लीटर हीरे की तरह दिखाते। आपने कहा कि हमने एग्जिट पोल पे विश्वास करते हैं, एक तरफ एग्जिट पोल पे विश्वास करते हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में ये गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो मुझे यही नहीं पता कहां पे निगाहें कहां पे निशाना। भाई ये तो कोई तरीका नहीं है। जैसे मैं कहता हूं, मुझे एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट पोल एक जिस दिन पोलिंग हुई और आज तक के बीच की चर्चा का एक सब्जेक्ट है। ऐसा हो गया, ऐसा, क्योंकि लोगों को खाली भी नहीं छोड़ना है, मीडिया ने चर्चा रहती है, अरे वहां टांके की लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है, वहां ये है, ऊपर नीचे है। लेकिन निश्चिंत मानिए आप, मैं 4 राज्य नहीं, आज पता चल जाएगा अभी आपको, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है, यकीन है कि जनता ने हमें प्यार दिया है। जो प्यार हमारा पेटियों में बंद है वो निकलेगा और कमल का फूल मुरझा जाए। जी भटनागर जी, बिल्कुल, मैं बात पे बिल्कुल सामर्थ्य, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। बिल्कुल जो कह रहे थे कि बाहर से आए थे, हमने देखा वायनाड जाने वाले लोगों को देखा हमने, ये किस तरीके से भागे थे, कैसे चांदी का पानी सोने पे चढ़ा हुआ था, और पानी जैसे जब बहुत अच्छी उदाहरण दिए। और हमने कार्यकाल कांग्रेस के देखे, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, चाहे इनके मनमोहन सिंह जी, किस तरह के चांदी पे सोने का पानी चढ़ता था देखा, और बाकी भी देखा, 2G 3G भाई जी जीजा जी सब देखे हमने। और देखो सही कहा। अब राजस्थान की बात है, राजस्थान में तो आपने लोहे पे सोने का पानी चढ़ा दिया साहब, और जनता पीड़ित के सामने डिसीजन आपके सामने, लोगों पे अब आपको तो कॉपरेट करना पड़ेगा। देखिए प्रदेश के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा, जनता के साथ। आप ये बात नहीं कह सकते। अरे आपने एग्जिट पोल की बात करी, मैं सर मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, मेरी सुन लीजिए। देखिए आपने कही एग्जिट पोल को, आपने कही 2014 में जब सरकार बना रहे थे ना, तो एग्जिट पोलों ने, सारे चैनलों ने पहले बोल दिया था कि पूर्ण बहुमत की, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। ऐसे तो पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने बोल दिया था कि भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी, कर्नाटक में भी बीजेपी ने बोल दिया था, रिजल्ट तो कुछ और निकल के आया ना भटनागर जी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए
गुजरात के अंदर हम लोगों को बिल्कुल हारा हुआ दिखा दिया था और यहां तक कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी से गुजरात के लोग पीड़ित हैं, अब इनका समय जाने का आ गया है। कौन गया? बिल्कुल जीरो हो गई कांग्रेस, सफा झाड़ू मार के पानी मार के साफ कर दिया गुजरात सरकार ने। और इतने भारी भरकम बहुमत से आप समझे तो 95% एमएलए हमारे आए और हम कितने बड़ी इसमें जीते। अब आपने बात करी कर्नाटका की, कर्नाटका में ये नहीं हम कोई 4 पे या 40 पे सिमट गए हो, अच्छे बहुमत है, विपक्ष में मजबूत बैठे हैं। अब आपने पश्चिम बंगाल की बात करी, मैं बताता हूँ, देखिए भटकूंगा नहीं, आपके मुद्दों का जवाब दूंगा। पश्चिम बंगाल में पहली बार चुनाव लड़े और भारी बहुमत से भारी भरकम चुनाव लड़े, बहुत मजबूती से चुनाव लड़े। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता शहीद हुए, समर्पण दे दिया अपना, मगर नहीं, ये संतुष्ट है कि 70 से ऊपर हम पे हमारे एमएलए आए वहां पे। आप कह रहे हैं कि जीते नहीं तो क्या हुआ, भारी बहुमत तो मिली। हाँ, मगर कांग्रेस कहाँ थी? आज तक कांग्रेस के पास जीरो है। कांग्रेस कहाँ थी? जनता दल कहाँ थी? कहाँ बाकी सारे थे? कोई कहीं नहीं था, केवल टक्कर में सवाल तो लगातार उठते आए हैं कि का था। कांग्रेस कहाँ पे खड़ी नजर आ रही है? अगर बात कर बात लीजिए, को नहीं बोलती है कांग्रेस इस बात को नहीं एक्सेप्ट करती है। परमिशन दे दीजिए, क्योंकि अब तो देश में आपके पूछे बिना बात भी नहीं कर सकते। आप जब से देश आजाद हुआ, आपकी पार्टी कहाँ थी? मुझे समझ नहीं आता। एग्जाम 10th का देते हो, बात तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास तक हर बच्चा 98% ला रहा होता है। असली परीक्षा आती है जब 10वीं का पेपर दे रहा होता है और रह जाता है 62% में, 36% में। आप 2014 से पहले की बात मत करिए। सन 2014 से पब्लिक को लगा होगा कि कुछ हम उनके हिसाब से नहीं कर पाए, आपको चुन लिया। ये तो मैं खरेआम कह रहा हूं, बोलिए अब। लेकिन अब सन 2014 के बाद उस बच्चे के बारे में क्या कहोगे जिसने आपको पहली बार वोट दिया था कि मुझे अच्छी नौकरी लगेगी? उस बीएड करे बच्चा, महिलाओं को, लड़कियों का क्या जवाब दोगे जिन्होंने सोचा था हम टीचर बनेंगे? उस डॉक्टर को क्या जवाब दोगे जिसने एमबीबीएस एमडी करके लाखों रुपए खर्च करके उसे लगा था मैं 10 साल 15 साल सरकारी नौकरी करूंगा, उसके बाद कमा के अपने लोन चुकाऊंगा? सुन लीजिए, आपने टोटा मुझे मैं नहीं दूंगा। अगर आज भी बीच, आज मत बोलना, आज से आपकी बोलती चुप। देख लीजिए, पता लग रहा है बोलती चुप। भ्रष्टाचार मैं क्षमा चाह ले रहा हूँ आपसे। मुझे शिल्पी जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिल्पी जी, हम समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं कि यूपी में तो लगातार मेहनत कर रही है, एक के बाद एक रैलियां, एक के बाद एक शोज किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, कई सभाएं में जा रहे हैं, लेकिन जो बाकी राज्य है, क्या उसको साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी नहीं करना चाहती? नहीं, समाजवादी पार्टी लंबे समय से काम कर रही है और मध्य प्रदेश में हमने अपनी दस्तक दी है, पिछले विधानसभा से ही दी है और इस बार भी हम मजबूती से चुनाव लड़े हैं। दक्षिण के कई राज्यों में हम पहुंच चुके हैं, हमारा संगठन है, उत्तराखंड में हमारा संगठन है, राजस्थान में समाजवादी पार्टी है। हाँ, ये अलग बात है कि हम कहाँ लड़ रहे हैं, कहाँ नहीं लड़ रहे हैं। जहां हमें लगता है कि इस तानाशाह सरकार को हटाना जरूरी है और हम हटाने की स्थिति में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अच्छा, वहां पर हम मजबूती से लड़ेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के, जो राज भाई ने कहा बिल्कुल स्पष्ट कहा है, बिल्कुल ठीक बात कही है। कौन सी 2014 से लेकर नीतियों पर ही आ रही हूँ मैं, नीतियों पे ही आ रही हूँ। हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात जो कही गई थी, आज तक 7 लाख, मात्र 10 साल में सिर्फ 7 लाख नौकरियां दे पाए हैं। सारे पब्लिक सेक्टर्स आपने प्राइवेट कर दिए हैं। आप पूंजीपतियों के साथ ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी शिल्पी जी। इस बीच अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि लगातार रुझान अब आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो बड़ी खबर है वो आप तक पहुंचा दें कि ये रिजल्ट अलर्ट है। ये जो ब्रेकिंग, एमपी बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रही है। बीजेपी ने जिन पे दाव खेला था, अब वो निकल के सामने आने शुरू हो चुके हैं। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। 15 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है बुधनी से उनको चुनाव लड़ते हुए, और ऐसे में बुधनी शिवराज सिंह का गढ़ कहा जाता है, वो वहां से आगे चल रहे हैं। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय
आगे चल रहे हैं और बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। चूंकि मध्य प्रदेश की बात की जा रही है तो मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल निकल के सामने आ रहे हैं वो यही बताते हैं कि बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ भी आगे चल रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस यहाँ पे मात खा सकती है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं। कमलनाथ जिनको लगातार ये कहा जा रहा था कि अब चुनाव में एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, वो छिंदवाड़ा से आगे चल रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए शिवराज सिंह आगे चल रहे हैं। शिल्पी जी, अब इस पे लगता है कि कुछ कहने अभी जल्दबाजी होगी, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, अभी कहना जल्दबाजी होगी और जनता बदलाव चाहती है, बड़े स्तर पर बदलाव चाहती है और ये विधानसभा चुनाव इसीलिए महत्वपूर्ण है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट है। आप कितने दिन किसी को धर्म के नाम पर बरगला पाएंगे? कितने दिन आप मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इनका वो मुद्दा खत्म कर दिया। राम मंदिर बन रहा है, क्या है अभी उसको लेकर भी ये कैश करने के उसमें है। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात कह रहे हैं कि धर्म को बगला के ये वोट लिए जाते हैं। बिल्कुल, धर्म के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास और कौन सा मुद्दा है? हिंदू मुसलमान अगर ये ना करें, इनका काम ही नहीं होता है। अभी भी हलाल और हलाल पे प्रतिबंध वाला जैसा मुद्दा ये ले आए, जब इन्हें लगा कि कुछ भी कहीं से भी हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की इन हरकतों से अब लोग तंग आ गए हैं। 10 साल में इन्होंने हर संभव कोशिश करी देश को बांटने की, सीए एनआरसी, और अभी देखिए मुश्किल से हफ्ते भर पहले फिर से इन्होंने मध्य प्रदेश में ही शायद ये वाला बयान आया है या कहीं अमित शाह ने बयान दिया है कि हम फिर से करेंगे, हम सीए एनआरसी की तैयारी कर रहे हैं। भटनागर जी, ठीक है भटनागर जी, बरगला के धर्म के नाम पर वोट लिए जाते हैं। देखिए मैं बताऊं, ये अखिलेश यादव जो है ना नकलची बंदा है। आप देखो अखिलेश यादव ने नकलची किससे करी? आम आदमी पार्टी से, कि देखो भाई जाके हम भी जैसे राज्य पार्टी रह गए थे, राज्य पार्टी से भी जिला पार्टी बन गए, तो अब बड़ी पार्टी कैसे बने? तो मध्य प्रदेश चले गए। अब मध्य प्रदेश में क्या इज्जत मिली? जिस कांग्रेस आपके फोटो खींचे मैडम प्लीज, आपकी बैंड बजा रखी है हमने, तमीज से बात करना मैं बता रहा हूँ। अरे मैं करिए, नहीं तो हम भी आपको बहुत कुछ कह सकते हैं। हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री बंदर नहीं है, गलत सुनना ये गलत है। ये आप लोगों को यही सीखो। नहीं ये तो आपको भी तमीज आनी चाहिए महिलाओं के। नहीं, ये गलत है। आपको भी तमीज आनी चाहिए। किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। आपको भी तमीज आनी चाहिए, आपको भी तमीज आनी चाहिए, आपको भी तमीज आनी चाहिए बोलने के लिए। नहीं, किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। आपको भी तमीज आनी चाहिए। नहीं, आप भी पढ़ी लिखी महिला, किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। भटनागर जी, ये गलत है। नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, अपनी बात रखिए। ऑडियो दीजिए इनका। ठीक है, बात है भाई, पड़ेगा कि मुझे किस तरीके से बात करनी है। हम बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत तमीजदार हैं और हमें कोई तमीज ना सिखाए, मगर सामने वाला भी अपनी जवान को देखे क्या बोल रहा है। ठीक है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं करेगा। नहीं, पहली चीज देखिए, मैं बताता हूँ, देखिए सूबे के मुख्यमंत्री रहे, मान सम्मान करना मुझे आता है, मगर सामने वाले को मान सम्मान करना आना चाहिए। तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था कि आपने उनको सीधा निशाना कर दिया। भाषा की मर्यादा बनाना बहुत जरूरी है ना। हमेशा क्या होता है भटनागर? अरे गृह मंत्री मर्यादा में रहना सीखो। आप मर्यादा में रहिए, ठीक है भटनागर जी, जवाब दे बोल दूंगा अभी दीजिए। टोपी वाली बात में बुरा मान जाएंगे आप, अभी मत बोल छेड़िए देखो आप प्लीज। तो बता दो प्रियंका जी, क्या है कि राजेश भाई ये मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने गए और क्या हुआ इनके साथ? अखिलेश क्या बोला गया पूर्व मुख्यमंत्री को? ठीक है कौन अखिलेश? ठीक है प्रदीप जी, राजी जो नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं, ठीक है राजी का ऑडियो दीजिए। वो तो लेवल तो रखो। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब ना, ठीक है राजी, ये जो नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं यहाँ पे जो आप मुझे लगातार लेबल मत सिखाइए प्लीज, मुझे आप लेबल मत सिखाइए। मुझे आपसे लेबल नहीं, अभी कोई किसी को नहीं सिखा रहा है। भटनागर जी शांत हो जाइए, कोई किसी को नहीं सिखा रहा है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी कतई मंजूर नहीं की जाएगी। यहाँ पे किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी है। अगर अखिलेश यादव के बारे में बोला है तो सामने वालों को बोलना चाहिए, गृह मंत्री देश से कैसे बोलना चाहिए। तुम्हारी अखिलेश यादव के लिए बोलने की हाँ है, आपकी औकात है बोलने की। 2 कौड़ी के औकात है ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं ऑडियो डाउन कीजिए दोनों का। राजी, आप अपनी बात रखिए।
हूं कि हम जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं, मुझे ये अधिकार नहीं है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी नहीं, के ये नेता हो, मंजूर नहीं किया जाएगा ना। आप टीवी शो पे बैठ के आप दो कौड़ी औकात दिखा रहे हैं, मतलब आप इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, कुछ तो सोचना चाहिए आपको। ये सोचना चाहिए ना हमें। राजी अपनी बात रखिए, क्या कहेंगे? जो नतीजे आने शुरू हो गए हैं, अब से कुछ ही देर बाद सब कुछ क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी। जैसे आपने बता दिया, मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, हमें जनता का बहुत बड़ा प्यार मिला है। जहां आज चारों राज्यों की गणना शुरू हो गई है, आप यकीन मानिए कि चारों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो रुझान सामने आ रहा है राजी, वो तो कुछ और ही बयां कर रहा है। मध्य प्रदेश में क्या जो पिछली बार रिजल्ट निकल के सामने आए थे, उससे कांग्रेस क्या सीख रही है, क्या समझ रही है? ये बता दूं, मध्य प्रदेश में हम 145 से ऊपर लाएंगे जी, लिख लीजिए आप। मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, 5-7 ऊपर नीचे हो ये तो अलग बात है, मगर हम 140-45 से ऊपर सीट एमपी में लाएंगे और दावे के संग कह सकता हूं मैं इस बात के लिए। अब बताइए आप, और बीजेपी 60-70 लिया है, बहुत बड़ी बात है, आप इसे देख लीजिएगा। और फिर वो आती कि अभी सामने आ जाएगी साहब को, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में भी हम कम से कम 65 से ऊपर सीट लाएंगे, ये सोच लीजिएगा। लेकिन जो सर्वे निकल के सामने आया मध्य प्रदेश का, उसमें तो ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी की योजना है, शिवराज सिंह के मामा का जो योजना है, मामा की जो योजना है, लाडली बहन योजना, या इससे जुड़ी हुई जो भी महिलाओं से संबंधित योजना है, वो रंग ला सकती है, वो आपके लिए हानि पैदा कर सकती है। लेकिन मुझे तो ये पता चला था कि इस बार महिलाओं का वोट प्रतिशत कम रहा, अगर शायद मैं गलत ना हूं तो। नहीं, मैं एग्जिट पोल के अनुसार आपसे बात कर रही हूँ। देखिए, फिर मैंने आपसे कह दिया मैडम कि एग्जिट पोल आज से पहले और जिस दिन वोटिंग हुई उसके बाद के बीच में चर्चा का एक सब्जेक्ट है कि चलो बात करो भाई क्या हो रहा। वो ये बेसिकली ये एग्जिट पोल उन लोगों के लिए है जो जिनको कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ वो इन चीजों में खुश रहते हैं। हम जैसे जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम 20 लोगों से मध्य प्रदेश भी बात करते हैं और भटनागर जी भी बात करते हैं। देखो, सच्चाई कभी नहीं छुप सकती, याद रखिए, सच्चाई सच होता है और झूठ को याद रखना पड़ता है। मेरा नाम राज शर्मा है, मुझे याद नहीं रखना होता। अगर मैं कहीं राज, कहीं मुकेश, कहीं सुरेश बताऊंगा तो याद रखना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा भटनागर जी, आज संयम से बात करनी है, आज सब कुछ हो जाएगा, हमें इतना बढ़ चढ़कर नहीं बोलना है, इतना ऊंचा पेड़ पे नहीं चढ़िएगा भटनागर जी। राज जी नहीं, मैं कह रहा हूं, मुझे जनता ने भरपूर प्यार दिया है, भरपूर प्यार दिया हमारी। देखिए, एक और बात, मैं फिर 3-4 चीजों को जानता हूं जो साधारण ले मैन जो जानता है उसी से फर्क पड़ता है। ये जीडीपी मैं भी नहीं समझ पाता हूं, क्या होगा पर कैपिटा इनकम, ये गोला भाग मेरे बस का नहीं। मुझे 2-4 चीजों से मतलब होता है, मुझे तेल सस्ता मिल जाए, सब्जी सस्ती मिल जाए। एक और बात है, सन 2000 मैंने सुना था, मेरे पिताजी कहते थे, बेटा 2 जून की रोटी चटनी से खा लेना, हेरा फेरी मत करना। लेकिन अब तो 2 जून की रोटी चटनी से खाने के लिए भी 80 रुपए चाहिए। लहसुन की गड्डी 30 रुपए की आ रही है जो 2 रुपए की मिलती। शायद आपके पिताजी राहुल गांधी जी को, और भी बात कह रहा हूँ मैं आपको, सोनिया जी को भी बता देते की बात है, अगर दे देते से खा लेते, आज भ्रष्टाचार के अंदर खड़गे साहब भी जांच के लिए जाते नहीं, जांच के लिए जाते नहीं। कांग्रेस का मंत्री अगर पिताजी आपके गांधी परिवार को या कांग्रेस के लीडरशिप को भी 2 जून की रोटी के बारे में बता देते तो आज भ्रष्टाचार में नहीं डूबते, राजस्थान के लाल डायरी में नहीं डूबते आप लोग। लाल डायरी, यही तो चीज है, आपके पिताजी ने आपको ज्ञान दिया और गाँव को ज्ञान नहीं दिया। लाल डायरी पता क्या लिखा है कि 2 लोग कॉर्पोरेट घराने की तरह भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, अगर आपके पिताजी आपके पिताजी शायद कांग्रेस को भी ये ज्ञान दे देते तो ये 2 जून की रोटी का जो आपने जो बताई है ना, तो शायद राहुल गांधी भी जमानत पर नहीं होती। कहता हूँ आपसे, मेरे पिताजी के बारे में कहने का हक मुझे है, आपको नहीं। नहीं, आप मेरे पिताजी ने मुझसे कहा होगा, मेरे पिताजी ने आपके घर में आके आपको नहीं कहा होगा। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक और अहम जानकारी आ रही है राजस्थान रुझान से जुड़ी हुई। बता दें कि राजस्थान से अहम जानकारी की सरदारपुरा से सीएम अशोक गहलोत आगे चल रही है। सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत आगे चल रही है। ये बता दें कि सरदारपुरा से सीएम अशोक गहलोत आगे चल रही है। 365 सीटों से आगे चल रही है सीएम अशोक गहलोत।
सरदारपुरा से सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी हुंकार भरी है। 365 सीटों पर आगे चल रही है सीएम अशोक गहलोत। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम अशोक गहलोत 365 सीटों से आगे चल रहे हैं। लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। प्रदीप जी, ये जो रुझान आने शुरू हो चुके हैं, वो तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को सटीक साबित करने की कोशिश में लगे हैं। अगर ऐसा हुआ तो पिछले 15 से 20 सालों का रिकॉर्ड टूट जाएगा राजस्थान में। देखिए, राजस्थान में अगर बताऊं तो 84 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है और बहुत अच्छी लीड ले रहे हैं हम, कुछ में कोई वो दिक्कत नहीं है। और मध्य प्रदेश में तो 90 पे लीड ले रहे हैं। कोई सीधे रहे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के थोड़ा बहुत पीछे चल रहे हैं, आगे आ जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं अपनी मेरी बहन जो बैठी है थोड़ा उनको बोल दूं, बहन किसी का औकात नहीं दिखाते हैं। औकात के चक्कर में मुख्यमंत्री जो सांसद रहे वो आज विधायक बन गए। पहली चीज, जिस तरह आपने को बुरा लगा ना आपके नेता के बारे में, बीजेपी तो यही कह रही है सांसद को इस बार चुनावी मैदान में विधायकी का चुनाव लड़ रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। आप सुन लो पूरी बात, बीच में मत बोलिए। ये महिला वाले मत दिखाइए बीच में बोल के। नहीं, ये उंगली मत दिखाइए मुझे, उंगली मत दिखाइए। ये दिखाना उंगली से ज्यादा, मुझे मत दिखाइए उंगली, मुझे मत दिखाइए उंगली। ये दिखाना उंगली से ज्यादा। मैंने आपसे पूछा कुछ और था, मैंने आपसे कुछ और पूछा था और पहले वाली बात पे चले गए। भटनागर जी, सवाल का जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश जो आज समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। इनका पूरा फोकस समाजवादी पार्टी है। अरे भाई कुछ और देख लो, समाजवादी पार्टी में अरे 10 साल से क्यों नहीं बेचारे हैं क्या? इन्हें कब्रिस्तान चाहिए, कहते हैं इन्हें कब्रिस्तान चाहिए, इनको बुरखा चाहिए। ये हिंदू विरोधी लोग हैं, इन्हें राम सेवकों पे गोली चलवाते हैं, बेचारे करेंगे क्या? हिंदू विरोधी लोग हैं, कहीं जय श्री राम के नारे लगते हैं, इनको बुरे लगते हैं। समस्या तो यही है। ये महिला बेचारी महिलाओं वाली है, वो सब्जी महिला बहस करती है। ठीक है, ऐसे तो फिर चर्चा ही नहीं हो पाएगी। आज डिबेट नहीं करनी, आज चर्चा करनी, इस बात का खासा ख्याल रखिए। शिल्पी जी, देखिए ये जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है, इसमें जो अखिलेश यादव की प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही। प्रदीप जी, आप तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। चुप हो जाइए 2 मिनट, मुझे मेरा सवाल लेने दीजिए। शिल्पी जी, ये जो इंडिया गठबंधन है, इसमें क्या आप लगातार ये गठबंधन को आगे लेके चलेंगे या बीच में धाराशायी हो जाएगा? किस तरीके की आपकी आगे की स्ट्रेटजी है इस गठबंधन को लेके जाने की? देखिए, इंडिया गठबंधन, इंडिया इंक्लूसिव अलायंस बिल्कुल कटिबद्ध, दृढ़ प्रतिज्ञ है भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। ये विधानसभा चुनाव हैं, यहाँ पर अपनी अपनी तरीके से जो सरकारें मजबूत हैं उन्होंने चुनाव लड़ा और हमने अपने अस्तित्व को दस्तक दी, हमने अपनी प्रेजेंस दिखाई जहां पर हम दिखाना चाहते थे। होता तो हम राजस्थान भी लड़ते, लेकिन हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, हमारी लड़ाई स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की। अखिलेश यादव ने तो कहा था कि लोकसभा की चुनाव की लड़ाई जो है हम वो एक साथ लड़ेंगे, विधानसभा की नहीं लड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच ये अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है के बाद एक जो रुझाने आ रहे हैं वो धीरे धीरे हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 142 सीटों पर रुझान निकल के सामने आ गया है। मध्य प्रदेश में बता दें कि कांग्रेस 62 सीटों पर आगे चल रही है। राघौर से जयवर्धन सिंह आगे चल रही है और ग्वालियर से 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बता दें मध्य प्रदेश में 142 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। प्रदीप जी, ये जो रुझान निकल के सामने आ रहे हैं, क्या किस तरीके से ले रही है बीजेपी इसको? ऑडियो दीजिए प्रदीप जी का। नहीं, बहुत अच्छी लीड आ रही है। राजस्थान 99 पे चल रहे हैं अभी हम, और मध्य प्रदेश 101 पे पहुंच गए लीड में। बहुत अस्वस्थ हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा था, थोड़ा सा आपने जो मुझे कहा ना कि आप बीच में ज्यादा इंटरप्ट कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा था अपनी बहन को कि बहन जी सब्जी की दुकान पे नहीं है आप एक टीवी पे बैठे, चैनल पे बैठे हैं, आप उस तरीके से बात करिए, किसी को बोलने फिर आप उसी पे घूम फिर के आगे मैं आपसे पूछ और आप चले जा रहे हैं वहीं पे। पुराना राग अलापने की आदत हो गई है क्या? नहीं, ज्ञान देना जरूरी है। नहीं तो ज्ञान अभी मत दीजिए, अभी ज्ञान की जरूरत नहीं है। अभी हम चर्चा करें, ज्ञान जब देने के लिए बुलाया जाएगा तब आप ज्ञान दीजिएगा। मैं आपको पूरा वक्त दूंगी
के ज्ञान देने का। जी, बात जी, रखिए जी। अब अपना। जी नहीं, मैं राजस्थान में कोई बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, और मध्य प्रदेश बहुत अच्छा चल रहा है, और छत्तीसगढ़ में पीछे हैं, बिल्कुल पीछे हैं, मगर छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे, 12 बजे तक आगे आ जाएंगे। राज्य छत्तीसगढ़ में पीछे भी बीजेपी क्या हुआ, आ जाएगी लास्ट में आगे। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। उन्होंने अपने सांसद को विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, देख रहे हैं राज जी। आपने क्या किया है बीजेपी में नया, कांग्रेस में नया? नहीं, कांग्रेस में नया क्या है, हम तो देखिए हमारे अंदर है, हमारी पार्टी की एक खासियत है कि हम जो लोकल नेता होते हैं उनको तवज्जो देते हैं और उनकी बात को सुनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एक अंतर है, ये पार्टी संगठनात्मक रूप से कमजोर है, ये कॉर्पोरेट घराने की तरह चलाते हैं, जैसे आरएम और डीआरएम चलाते हैं। देखिए, संगठन वो है जिसमें पावर डिसेंट्रलाइज हो भटनागर जी, आपके यहाँ पावर सेंट्रलाइज है, इस बात को मानिए, सब मानते हैं, आप लोग कहते भी हो। आप लोगों ने ऑफिस भी ऐसी बनाया है कि ये जीएम वोटर का ऑफिस है और जीएम परमिशन के बिना दिल्ली हेडक्वार्टर से कुछ नहीं करेगा। तो आप इस बात को मानिए, पब्लिक इस बात को समझ गई। और मैं फिर कहने वाला हूं मैडम कि मैं भटनागर जी को बस एक बात कहना चाहता हूं, आज जो डिबेट नहीं हो रही है, ये इसमें आज बहस का मुद्दा नहीं है। हम जो बोलेंगे पता लगा उसका उल्टा हो गया तो भटनागर साहब बड़ा तोल मोल के बोलना है आज, क्योंकि कोई भी हेडमास्टर ना बने आज, मैं तो, और ना मैं स्टूडेंट बनूंगा। तो ये मानिए कि हमारी सरकार आ रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है देखिए कि हमें चारों राज्यों में वोटर्स ने भरपूर प्यार दिया है। अभी मुझे लगता है ये पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं, अभी चाहे हम आगे हो चाहे ये आगे हो, ये सिर्फ चर्चा का हो सकता है, लेकिन अभी 1 घंटे में भटनागर जी सारी बीजेपी की गर्माहट ठंडी होने लगेगी, निश्चित मानिए आप, बिल्कुल होने लगेगी। और आपके अंदर की भगावत, बीजेपी की गर्माहट आपकी ठंडी होने पार्टी के लगी। अंदर की भगावत आउट होने बात लगेगी। कर लीजिए भाई, तेलंगाना को क्यों भूल रही हैं? तो आप ही बता दीजिए तेलंगाना में क्या होने वाला है। नहीं, इनसे पूछिए, भटनागर साहब बताएंगे। आज ये तो है लीड क्या यही ले तेलंगाना रहे में? हैं। भारतीय जनता पार्टी है का? ये एक सीट कोई पा जाए तो पा जाए, प्रदीप जी है का ये ऑडियो तेलंगाना में है? कहाँ है भाई? मिजोरम में कहाँ हो? देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है, तो कोई कहने वाले में वही नहीं है। मगर एक बहुत अच्छी बात कह दूं आपसे मैं, मगर तीन जगह हाल बड़ा खराब है कांग्रेस का। तेलंगाना में वाकई में लीड कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं थोड़ी सी चीजें बता दूं आदरणीय शर्मा जी को। शर्मा जी, आपने स्टूडेंट वाली बात कही, देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले सदैव सारी स्टूडेंट इन्हीं जनता के बीच ये बड़ा में। इन्हीं में बातें करें, अच्छा हो गई। हाँ, नहीं, यही आप बात समझिए, करेंगे, आप जो बोल भाई, जाते ना, आपको पता नहीं होता। अगर हम जनता के आगे स्टूडेंट बन गई अगर सेवा करें ना, तो अच्छी सेवा कर पाएंगे। जिस दिन आप भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह कहने लगेंगे ना कि हम तो जिंदगी के मालिक हैं, नौकरी नहीं चाहिए होती, सारी जिंदगी स्टूडेंट ही बना रहे। आइए, बिल्कुल आप नौकरी की बात कर लेते हैं, बिल्कुल आपसे। बताइए, तो नौकरी के बारे में बता देता शिक्षक यहाँ पे भी बैठे हैं लखनऊ में, 7 साल से आपकी सरकार है और रोज लाठियां चलवा रहे हैं आप। और कल तो आपने वृद्ध शिक्षकों को भी उनकी नौकरी से निकाल दिया आपके माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो 55 साल का उम्र का। मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। रिजल्ट अलर्ट आपको दे दे कि राजस्थान में 173 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और ऐसे में राजस्थान में बीजेपी 99 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान में बीजेपी 99 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 72 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान में 173 सीटों के रुझान अब आ चुके हैं। तो धीरे धीरे करके एक के बाद एक कई रुझाने निकल के सामने आएंगे और अंतिम में फैसला आएगा। यहाँ पे लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। राजी, ये जो रुझान निकल के सामने आ रहे हैं 173 सीटों पे, क्या राजस्थान में कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेगी, क्या आंकड़ा लेके चल रहे थे आप? देखिए, राजस्थान में मुझे लग रहा है कि हम 95 से 108-10 सीटें लाएंगे। ये मैं जो कह रहा हूं, मैं कोई इसे नहीं कि बड़ा चढ़ा के, क्योंकि अभी 2 घंटे बाद पता चल जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है आप 95 से 108 सीटें लेके आएंगे? कौन कौन सी ऐसी योजना है जिसका सिक्का चला है राजस्थान में कांग्रेस का? सबसे पहली बात जो राजस्थान में हमारी बात सिक्का चला है कि गहलोत साहब ने कभी किसी पे लाठी नहीं चलाई हक मांगने वालों। भाई, ये सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि इन्होंने कभी लाठी नहीं चलाई। जब भारतीय जनता पार्टी थी, ये लाठी चलवा देती थी, इन्होंने किसको नहीं पिटवाया। और दूसरी बात ये हुई कि मैं नाम बोल रहा हूं उनका, वो जाट नेता है, उनके यहाँ जो ईडी भेजी थी इन्होंने, ये गलत है। और जो एक सबसे ज्यादा लोगों को पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की गैंग
ईडी, उनके लोग रिश्वत खा रहे हैं। और भाई साहब भट्टागर जी, अगर कोई डीआरएम है, बिना आरएम की परमिशन के रिश्वत नहीं ले सकता। डीआरएम आरएम के नाम पे रिश्वत लेता है। और कर्नाटक में भी पकड़े गए। सब लोगों को पता चल रहा है कि ईडी क्या काम कर रही है। ईडी इनका पैसा कमाने का एक स्रोत बन गई। ये भी गया इनका किनका पैसा कमाने का स्रोत बन गया? इनका किनका? भारतीय जनता पार्टी का। देखिए बिना तथ्य के नहीं बोला जाता है, ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं आप जो बहुत बड़ा इल्जाम नहीं। एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट मैं निकला, मैं नहीं लगा रहा। आई एम नॉट अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। भाई मैं कौन है? और हमें आपको समझना चाहिए, बिना सबूत के बिना नहीं बोला तोमर साहब के बेटे का ऑडियो चला, क्या लिया एक्शन? ईडी क्यों नहीं भेजी वहां? झूठा या सच्चा वीडियो था, ये क्यों नहीं जांच हुई? क्यों नहीं हुई? जांच क्या आपको, जांच क्या ईडी सीबीआई आपको जाके घर जाके बताएगी कि जांच हो रही है नहीं हो रही है? एक मिनट, आप ये कभी नहीं बताते कि आपके नेता को ईडी बुलाती है, आपसे क्या पूछती है 3 दिन बैठा के? ये तो आप कभी नहीं बताते। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मेरी ताकत बराबर है और मुझे जानने का हक है। मैं जनता का वो व्यक्ति हूँ जो वोट, मेरे वोट से सरकार गिरती है, मेरे वोट से सरकार बनती है। आप बताइए देश के नागरिक। उम्मीद है भटनागर जी आपको समझ में आ गया होगा राज्य क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए जो बोल रहे हैं ना, शायद इनको चीजें समझनी चाहिए कि बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता के नाते बोलना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। हम तो ठीक है, आपने अगर नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे के बारे में बोला जांच हो रही नहीं हो रही है, तो जांच जो अधिकारी कर रहे हैं वो आप जाके मध्य प्रदेश पूछिएगा, सीबीआई ईडी से पूछिए, ये टीवी तो बता नहीं पाएगा आपको। दूसरी चीज मैं थोड़ा सा बता दूं इन चीजों को, जो ये बार बार ये जो आरएम और डीआरएम की बात करें ना, इनके यहाँ जो आरएम और डीआरएम कोई नहीं, जो भी है 24 अकबर रोड है। जो गांधी परिवार सोनिया जी है या राहुल जी है, वही मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं और प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं। वहीं से चाबी चलती है। मैं आपको सुना ना, मैंने आपको आप बोलिए सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, बीच मत बोलिए, सुन लीजिए। मुझे पता है आपको बुरा लगेगा। देखिए ये पारिवारिक पार्टी नहीं है, पारिवारिक पार्टी नहीं है। पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाचा राष्ट्रीय महामंत्री, बेटा युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। दोनों बेचारे राष्ट्रीय पार्टी से पीड़ित है, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी से पीड़ित है। ये प्रवक्ता बन कर रह जाएंगे। और मैं बता देता हूँ, ये राष्ट्रीय पार्टी ये पारिवारिक पार्टी से पीड़ित है। अब आप देखिए टीवी में कहीं भी समाजवादी पार्टी का नाम नहीं है, लेकिन अन्य वहाँ भी नाम नहीं आ रहा समाजवादी पार्टी का। कोई टीवी नहीं दिखा रहा, मतलब समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। तो यहाँ कितना बोल के दिखा रही है बैठ के यहाँ पे समाजवादी पार्टी दोनों रेगुलर बोलते हैं। मुझे आपत्ति नहीं है, कोई भी मुझे आपत्ति नहीं है। जब हाथी निकलता है रोड पे तुम लोग चिल्लाते हैं, कहते ना, जब हाथी निकलता है तो रोड चिल्लाते हैं। जब हाथी निकलता है तो रोड पे लोग चिल्लाते हैं। वो आप लोगों का हाल है, कोई समस्या नहीं है। जो लीड चल रही है बहुत अच्छी चीज चल रही है। 3 राज्यों में बहुमत से आ रहे हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, सब अपना अपना यहाँ पे बात भी रख रहे हैं। मैं आप लोग को रोकना चाहूंगी और बता दें कि कांग्रेस के नेताओं के इस चुनाव पर क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। चुनाव जीत रही है कांग्रेस, भारी बहुमत से स्पष्ट बहुमत मिलेगा। प्रकरण होती है, हमारे ऑब्जर्वर लगे, आज ऑब्जर्वर लगा दिए एआईसीसी ने, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने आदेश जारी करवा दिए। वो भी कल तक पहुंच जाएंगे ऑब्जर्वर्स। परसों में सबको बुला लिया, प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हमेशा होती है, नई बात नहीं है। तो जीत के लिए कितना क्योंकि स्पष्ट बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। प्रदेश में हम लोग 75 पार जाने का नारा लेके काम जो हम लोगों ने किया है वो जाएंगे। सरकार हमारी बनेगी, पूरी मजबूती से बनेगी। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी मतदाताओं का जो स्नेह रहा है, उत्साह जो रहा है, कार्यकर्ताओं में जो उमंग रहा है, उसके बल पे कार्यकर्ताओं ने इस बात को आश्वस्त किया है कि पिछली बार से हम लोग डबल मत से जीतेंगे, तो वो भी यहाँ पर हमारे ग्रामीण में होगा। Today we are hoping that Congress party, the people of Telangana have decided for a change. I am in a very positive mood and we will give a government with a good governance. Yes, some of our candidates have informed us that whomever he has whomever this party people are speaking, they all have spoken to us.
they have informed. We have made elaborate arrangements for all our candidates. All our party cadres will be with them. Our leaders will be with them. They are safe. We will see that they are protected. 18 साल की सरकार, अब भोपाल की बात करें तो मास्टर प्लान 3 साल में नहीं आया, जो कि हमने बना के रखा हुआ था कमलनाथ की सरकार ने। तो कुल मिला के कर्मचारी उनकी प्रमोशन नहीं हुए, पेंशन नहीं है, ये दुनिया भर की चीजें। आप कितनी वोटों से जीतने वाले हैं सर? ये वोट तो यहाँ भी बताते हैं आके। कांग्रेस कितनी सीट बन रही सर? कांग्रेस 135 से लेके 175 के बीच। कांग्रेस की लीड बीजेपी के ऊपर डबल डिजिट में होगी, यानी 10% या उससे अभाव की लीड हमारी कांग्रेस की बीजेपी के ऊपर होगी। जाहिर बात है, हम बहुत अच्छे से यहाँ पे जीत करके जाएंगे। हम शुरू से कह रहे हैं, हमें बहुत खुशी है, गर्व है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं पे, जिन्होंने लगातार मेहनत करके आज इस स्थिति के ऊपर छत्तीसगढ़ में लाए हैं कि सभी ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स कांग्रेस को जिता रहे हैं। और खुद का हम लोगों का आकलन है कि हम लोग बीजेपी के ऊपर 10% कम से कम वोट शेयर हमारा फालतू होगा, हम जीतेंगे। तो हमारा जो लीडर्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमें उनके ऊपर विश्वास है। और आप देखेंगे, हम जयपुर में रहकर ही बात करेंगे। कोई नहीं, जो बीजेपी वाले जरूर ऐसे भागते फिर रहे हैं कि कोई गुजरात लेकर चला जाएगा, कोई हरियाणा में लेकर चला जाएगा। आप देखेंगे कांग्रेस के सभी कैंडिडेट आपके साथ घूमेंगे और ओपनली बाजार जो है मार्केट में वहाँ भी घूमेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी लीडरशिप वीक नहीं है, हम स्ट्रांग हैं। वो भागने वाली, जहाँ उनको लेकर भागने वाली वो लोग बात करते हैं जिनको कोई शंका होती है, जहाँ उनमें कमजोरी है। कांग्रेस हमेशा। तो यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं को आप सुने थे, सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। खास करके बता दें कि यहाँ पे 4 सीटों के रुझान, यहाँ पे 4 ऐसे राज्य हैं जिनके रुझान आने शुरू हो चुके हैं। इस बीच ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 205 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश में बीजेपी 113 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 92 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी का आंकड़ा 113 है, कांग्रेस का 92 है। मध्य प्रदेश में 205 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और 92 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी का आंकड़ा 113 सीट है। तो मध्य प्रदेश में 205 सीटों पर रुझान आने शुरू हो चुके हैं और ये रुझान हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस 92 सीटों पर आगे चल रही है। बात अगर बीजेपी की जाए तो 113 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो ऐसे में कि आज रिजल्ट आने वाले एक के बाद एक का रुझान भी सामने आ रहे हैं। हमारे पास तमाम मेहमान हैं और लगातार हम उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। प्रदीप भटनागर जी, यहाँ पे बीजेपी ने एक खेल खेला, सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाया और ऐसे में क्या लगता है आपको, ये नई प्लानिंग रास आ रही है, काम ये दे सकती है? क्योंकि अगर लेटेस्ट अपडेट में आपको दे दूं कि जो नरोत्तम मिश्रा है, जिनको सांसद की जगह आप लोग ने विधायकी का चुनाव लड़ाया, वो पीछे चल रहे हैं दतिया सीट से। देखिए, ये तो मैंने कहा था, ये परीक्षा है और सब स्टूडेंट देते हैं, कोई आगे तो पीछे। अभी चल रहा है, पेपर चेक हो रहे हैं सबके। अच्छा, अभी सबको मार्क्स मिलेंगे और नरोत्तम मिश्रा जी की बात है, वो कई बार के विधायक हैं और फिर जीतेंगे। ये तो आगे पीछे तो बारी चलती रहती है जब गिनती शुरू होती है। तो 12 बजे के बाद इतना मैं आपके माध्यम से बता सकता हूँ कि 12 बजे के बाद किसी टीवी पे कोई भी पार्टी का नेता नहीं नजर आएगा, ना कांग्रेस का। अब कांग्रेस का अगर कोई नेता टीवी पे बोलेगा भी ना, तो 3 राज्यों के बारे में तो बोलेगा ही। तेलंगाना के बारे में जरूर अपना वक्तव्य रखेंगे, मगर 3 राज्यों के बारे में कोई वक्तव्य नहीं रखेंगे, क्योंकि तीनों राज्य इनके हाथ से निकल चुके हैं, जो अभी तक के रुझान है। 2 घंटे बाद कोई कांग्रेस का नेता आपको टीवी पे नहीं मिलेगा। ऐसा है क्या? पंडित जी हो गए भटनागर साहब। सर, आप इस तरह मत कीजिए, मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहता। आप मेरे बार बार बीच में इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप मुझे प्लीज, आपकी बारी आई, जो मर्जी बोलिए, आप मुझे गाली बकिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, गाली बकने ही नहीं दूंगी मैं, गाली बोलने ही नहीं दूंगी। राजशर्मा जी, ऐसा है क्या प्रदीप भटनागर जी जो कह रहे हैं? नहीं, नेचर है ना, सेक्रेटरी की पार्टी को नेचर है, कोई इनका जो है ना, ये समझ नहीं आ रहा, आप मुद्दे को क्यों कहां से कहां भटका रहे हैं? आप मुद्दे पे रहिए ना। राज जवाब दीजिए, प्रदीप जो कह रहे हैं ऐसा वाक्य में होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। मेरी शब्द नहीं बदलेंगे। सनद रहे 12-1-2 बजे के बाद पता चल जाएगा, कमल मुरझाएंगे और सारी दिल्ली
बीजेपी आपस में लड़ी। अरे अभी शाम तक देखना यूपी और दिल्ली में कितना झगड़ा शुरू हो जाएगा। आपकी काट की हंडिया खटाक खटाक टूटेगी। जो आप लोग ना गवर्नर मुख्यमंत्री की नहीं पट रही, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की कैबिनेट में नहीं जाते, चारों तरफ बैठा दिया। और आज आपके चैनल में कहता हूं, आपके बड़े नेता योगी जी को लखनऊ में काम नहीं करने देते हैं, उनको एन कैन प्रकरण से डाउन करते हैं। एक नेता हमारे पता इनको है। आपने साधु को ठग लिया। अरे वो आध्यात्मिक गुरु हैं, आपको ये पाप भी खा जाएगा। जाइए, मैं बुराई नहीं करता हूं किसी की। समाजवादी पार्टी को भूल जाए, शिल्पी चौधरी जी मुस्कुरा भी रही हैं, क्या बात है शिल्पी जी? मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि राज भाई ने एकदम 100% खरी खरी बातें कही। इतनी बुरी हालत भारतीय जनता पार्टी के इंटरनली है कि बताइए, अभी उप मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की मीटिंग ले रहे थे, वो उप मुख्यमंत्री जी जो कभी किसी मीटिंग में बुलाए नहीं जाते थे, एक ट्रायल चल रहा है और बहुत जल्द आज से अगर ये लड़ाई शुरू हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बुरी हाल है, बुरा हाल है। और ये बिल्कुल सही बात है, एक संत व्यक्ति को, एक साधु को आपने अपनी राजनीति का शिकार कर दिया। वो इतना बढ़िया एक्सक्यूशन करते, लेकिन उनको नहीं करने दिया जाता है। अगर वो मजबूत हो जाएंगे तो फिर भविष्य दिल्ली वालों का खतरे में आ जाएगा ना। भारतीय जनता पार्टी तो अपनों से ही खत्म होने वाली है, उसके लिए दूसरों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये नहीं दिख रही है, वो नहीं दिख रही है, वो ऐसा है, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें तो पता है कि आप राज शर्मा जी की बात से इतना वाक्य कैसे रखती है? क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ पे जो विधानसभा चुनावी लड़ने के लिए एक के बाद एक कई राज्यों में जा रहे थे, मध्य प्रदेश के वो बयान भी सुने थे सबने। बयानबाजी राजनीति का हिस्सा है, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो प्रदीप। नहीं, बयानबाजी राजनीति का हिस्सा ये तो मानती हूँ, लेकिन जो इंडिया गठबंधन हुआ है तो क्या वो इंडिया आज भी है? इंडिया गठबंधन आज भी है। और तो वो बयानबाजी जो निकल के सामने आया था शिल्पी जी, कोई बात नहीं, बयानबाजी जहाँ से शुरू हुई हम उस डिबेट में पड़ ही नहीं रहे। हमने कहा है कि हमारी लड़ाई चाहे हम साथ हों चाहे हम अलग हों, हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से, हमारी लड़ाई आपस में नहीं है। ये लड़ाई है ही नहीं, हमारी लड़ाई जिससे है वो फोकस हमारा उसी रहे। हो सकता है ये रणनीति का हिस्सा हो, ये बयानबाजी भी हमारी रणनीति का हिस्सा हो। हम इसको क्यों बोलें, हम इसको क्यों पब्लिक के बीच में लाएं? हम अलग अलग, लेकिन पब्लिक के बीच में बयान तो दिया जा रहा था। इस बीच आपको बता दें कि महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है, ये इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 117 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। 117 सीटों पर बीजेपी मध्य प्रदेश में आगे चल रही है और बीजेपी अगर राजस्थान की बात की जाए तो 105 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ रुझान आने शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 117 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान के रुझानों में भी बीजेपी को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान में बीजेपी 105 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान का ये जो चुनावी अखाड़ा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है और कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। अगर राज शर्मा जी, यहाँ पे अगर बीजेपी नहीं जीत पाए तो पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे अशोक गहलोत? तोड़ देंगे, बिल्कुल तोड़ना उन्हें। ये तो सृष्टि का नियम है कि गहलोत साहब ही तोड़ेंगे इसको, वो तोड़ देंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे। भटनागर जी मुतमईन रह जाएं। देखिए अभी 1 घंटे बाद देखिएगा अब क्या हो रहा है। और मैं एक और जवाब देना चाह रहा था। मैं आप ही ने अभी पूछा शिल्पी बहन जी से कि आप देखिए, हम लोग 2 पार्टी, हमारी विचारधाराएं अलग अलग हैं। हम कहीं पे जाके मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में एक लड़ो, और अगर हम कहीं बयान दे भी दें हम माफी के पात्र हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं और ये लोग बन गए साइलेंट क्लोज द डॉन। कौन? ये कह नहीं पा रहे हैं ब्रजेश पाठक जी हो, मौर्य जी हो, संत को काम नहीं देते। और याद रखिए, जब जब सृष्टि का नियम है, जब जब देश में संतों का अपमान हुआ, अपमान करने वालों की कुर्सी हिली है। किसने किया है? ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। क्यों? ऊपर दिल्ली से भी कर रहे हैं,
काश वो अच्छा काम कर सकते थे, इसलिए वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे। क्या अपमान किया है जानना चाहती हूँ मैं आपसे। है जी, क्या अपमान किया है जानना चाहती हूँ मैं आपसे। एक और मेरी बात सुनिए, ये अपमान नहीं होगा कि मैं बगल में बैठा हूँ, जैसे ही आप उठ के जाओ मैं आपकी कुर्सी में बैठ जाऊं। अच्छा। ये भी अपमान की कैटेगरी में। घर में, स्कूल में प्रिंसिपल मीटिंग लेगा या टीचर मीटिंग लेगा, या तो मुख्यमंत्री ना होते। आप बताइए, एएन शर्मा जी को भेज दिया। मैं फिर बता रहा हूँ, योगी जी ने तो राजस्थान में जो कांग्रेस के बीच में टकरार चली है उसको लेकर फिर आपकी तो अलग ही प्रतिक्रिया निकल के सामने आएगी। नहीं, मैं बोलता हूँ। हाँ बोलिए। सचिन जी और गहलोत साहब में थोड़ा मनमुटाव हुआ था। हाँ। मनमुटाव हर कोई के सपने होते। हाँ। लेकिन हमारे अपने ही पार्टी में मनमुटाव सपने होते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आया मुझको। 5 साल निकल गए, किसान आदमी सोचता है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, ये होता है। लेकिन घर में अगर 3 भाई झगड़ा करें तो पिताजी का क्या रोल है? तीनों को एक साथ बैठा दें? नहीं, आप नहीं तो घर का झगड़ा घर तक रखना चाहिए ना, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए ना। राजी ये मानते हैं नहीं मानते हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ, सुनिए। राजनीतिक पार्टी कोई घर नहीं है। फिर सुन लीजिए, अभी आप कह रहे हैं कि घर का झगड़ा, फिर कह रहे हैं राजनीतिक पार्टी कोई घर नहीं है। पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपको बोलना क्या है। नहीं, गिविंग एग्जाम्पल ना, जैसे घर है, हमारे नेता बड़े छोटे, हमारे बड़े नेताओं ने बुलाया, सबको शांत कर दिया। आप एक बात बता दीजिए। अच्छा जी, लो मैं तो आज एक बड़ा इल्जाम लगा रहा हूँ। दिल्ली नहीं चाहता कि योगी जी चीफ मिनिस्टर, पहले भी कि चीफ मिनिस्टर बने। अगर योगी जी चीफ मिनिस्टर बने हैं तो उन्हें विधायकों ने और उनकी अपनी एक ताकत थी, और इन्होंने 7.5 साल मोदी जी की गवर्नमेंट ने उन्हें कमजोर करने में लगा दिए। अगर काश ना लगाए होते प्रदीप जी इसका जवाब दे देंगे, ऐसा है क्या प्रदीप जी? देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो औरों की तरफ देखते हैं, अपने घर तो संभालिए कम से कम। इनके जब पंजाब में चुनाव हो रहा था तो देखिए किस तरीके से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष धमकाया था इनके सोनिया जी को 13 शर्तों पे, और माननी पड़ी थी। तो ये हमारे को मत देखिए, भारतीय जनता पार्टी है। हमें तो ऐसे लगता है मुख्यमंत्री चेंज करने में, उप मुख्यमंत्री चेंज करने में भी ऐसे हमें मत बताइए। और बहुत बड़ा उदाहरण है, मैडम प्लीज, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। अब मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। मैं नहीं, ये भाजपा संगठन बात तो रखनी पड़ेगी ना, चुपचाप बैठने से थोड़ा चर्चा होगी। नहीं, तो बीच में ना बोलिए, आप बोलिए, खूब बोलिए, आप बीच में बोलिए, आप आराम से बोलिए। तो ये भाजपा संगठन है, थोड़ा सा बता इन्हें इसकी चिंता क्यों हो रही है? जिनके जो राज्य चला गया, आज राजस्थान को छोड़ के आज उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। आज देखिए, इनके जो मुख्यमंत्री हैं, जो सरकारी आवाज को अपना आवाज समझ के सरकारी चीजें तोड़ के चले जाते हैं, सरकारी आवाज तोड़ के चले जाते हैं। वो मुखिया एक संवेदन मुख्यमंत्री होंगे, वो जनता के बीच में क्या काम करेंगे? प्रशासन नहीं चलाने दे रहे हैं, मुख्यमंत्री 5 साल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर, आज उत्तर प्रदेश के ऊपर बहस कर रहे हैं। योगी जी की चिंता कर रहे हैं, प्रशांत मोदी जी की चिंता कर रहे हैं, कभी किसी की चिंता कर रहे हैं। अरे अपनी चिंता करो, राहुल गांधी की चिंता करो, राहुल गांधी की हमारी चिंता मत करिए। कहते हैं लड़कियां उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकती हो, मुझे अपने प्रदेश की हमारे दल की चिंता कर रहे हैं। अरे अपने दल की चिंता नहीं होता, मुझे अपने दल की चिंता कीजिए, अपने दल की चिंता कीजिए। मुख्यमंत्री सही काम करते तो रोजगार बढ़ते। कहता हूँ कांग्रेस बेचारी, क्या मुझे अपने देश के बारे में सोचने का, प्रदेश के बारे में सोचने का हाल क्या है कांग्रेस का? अरे मैं अपने प्रदेश के बारे में सोचूं ना सोचूं, पता नहीं क्यों। मुझे आपकी पार्टी से समाजवादी पार्टी भैया, मुख्यमंत्री को काम आप तो कहीं भी नहीं हो, लोगों को बोले जा रहे हो। आपके बोलने से क्या होगा? राजस्थान में बताइए ना कि आपने क्या खूबी कर आ रहे हो। अरे छोड़िए आप कुछ इससे, आप बड़ी बड़ी मूर्ति नहीं डाल सकते। आज
अभी तो आपको बंदरों की चिंता है, टोटियों की चिंता है ना? मुझे पता है। अरे तो ये चिंता जब हाथी निकलता है रोड से तो लोग भागते हैं, जब हाथी निकलता है तो लोग चिल्लाते हैं। कहते हो बड़ी अच्छी कहावत है, जब हाथी निकलता है तो लोग चिल्लाते हैं। कहते हो ये हाल है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी निकलते हैं तो लोग चिल्लाते हैं। वही तो कह रहा हूँ, सबसे बड़ा समस्या तो यही है, आप नहीं समझे। रोकना चाहूंगी, इस बीच ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बता दें कि ये रिजल्ट से जुड़ी हुई एक के बाद एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। गोविंद सिंह डोटासरा से पीछे चल रहे हैं। राजस्थान में लक्ष्मणगढ़ सीट से गोविंद सिंह पीछे चल रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा 218 सीटों से पीछे चल रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा से पीछे चल रहे हैं। तो लक्ष्मणगढ़ सीट से गोविंद सिंह डोटासरा से पीछे चल रही है। तो लगातार एक के बाद एक जो रिजल्ट निकल के सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े थे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे। और किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल का जवाब आज शाम तक जरूर मिल जाएगा, क्योंकि रुझान आना शुरू हो चुके हैं और ऐसे में पल पल का अपडेट इंडिया वॉइस आप तक पहुंचाते रहेगा।